हेलो स्टूडेंट, सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। हम मम्बा की कहानी पढ़ रहे थे और मम्बा जो है वो कहाँ रहती थी? अफ्रीका के एक देश में। अब हम पीटर की स्टोरी पढ़ते हैं कि पीटर कहाँ रहता है। पीटर न्यूजीलैंड में रहता है। देखो, पृथ्वी पर अगर आपने कॉन्टिनेंट देखे हो बच्चों, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है, इस तरह से। और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हर ऑस्ट्रेलिया के साथ लगता ही न्यूजीलैंड है। मतलब भौगोलिक दूरी बहुत है बीच में कॉन्टिनेंट आ जाते हैं और भी बहुत ये एशिया वगैरह, ठीक है। न्यूजीलैंड में रहता है। वेयर हिज फैमिली, जहाँ उसकी फैमिली रन ए वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री, जहाँ उसकी फैक्ट्री, जो उसकी फैमिली है वो एक फैक्ट्री चलाती है जिसमें ऊन बनती है। एवरी डे व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम स्कूल, जब वो स्कूल से वापस आता है, पीटर वॉचेज हिज अंकल टेकिंग केयर ऑफ हिज देयर शीप, और वो अपने अंकल के साथ वो अपने देखता है पीटर की अंकल जो है वो अपने शीप्स की देखभाल कर रहे हैं। देयर शीप यार्ड इज सिचुएटेड ऑन ए वार्ड ग्रेसी प्लेन विद हिल इन द फार डिस्टेंस, और उसकी जो शीप यार्ड है, शीप यार्ड मैंने जहाँ भेड़ें रखी जाती है, वो एक बहुत ही घास वाले मैदान में है, बहुत दूर है जो पहाड़ियों तक। इट इज़ मैनेज्ड इज ए साइंटिफिक वे यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और जो वो ऊन उतारते हैं भेड़ों की और ऊन की प्रोसेसिंग करते हैं, उसके लिए नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। तो इस वजह से पीटर की फैमिली के पास अच्छा पैसा होगा। पीटर फैमिली आल्सो ग्रो वेजिटेबल थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसके साथ साथ वो वेजिटेबल भी उगाते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है बिना खाद के, देसी खाद वगैरह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनाए हुए खाद से। मम्बा एंड पीटर स्टे टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, संसार के दो भिन्न कॉन्टिनेंट में रहते हैं, एक ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में और एक अफ्रीका में। वर्ल्ड एंड लीड वेरी डिफरेंट लाइफ, और उनकी लाइफ भी भिन्न भिन्न है, क्योंकि जैसी जहाँ की क्लाइमेट होगी, जहाँ का वातावरण होगा, जीवन वैसा ही होगा। दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इज द क्वालिटी ऑफ लैंड। डिफरेंस क्यों है? क्योंकि लैंड एक दूसरे से अलग है, मिट्टी अलग है, वाटर अलग है, नेचुरल वेजिटेशन जो पेड़ पौधे हैं वो अलग है, एनिमल अलग है, यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी अलग है। वैसे मैं बताऊँ, टेक्नोलॉजी एक जैसी भी हो गई है अब तो, क्योंकि टेक्नोलॉजी का प्रयोग काफ़ी तेज़ी से फैलता है विश्व में। जो पुराने ज़माने थे उनमें टेक्नोलॉजी अलग अलग थी। द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज़ द मेन रीज़न प्लेस डिफर फ्रॉम ईच अदर, और एक दूसरे के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं वो भी उनकी लाइफ को डिफर बना देती है। मान लो उनकी जो लड़की थी मम्बा, उनकी जो लैंड थी वो काफ़ी चट्टानी थी, पानी के सोर्स नहीं है, लेकिन इनके पास बड़ी ग्रासी लैंड है। तो लैंड के बारे में हम पढ़ते हैं कि लैंड क्या है। सबसे पहले तो लैंड यही है, सॉइल के टूटने से, जो पृथ्वी का हिस्सा है जहाँ हैबिटेशन है, बसे हुए हैं, पेड़ पौधे हैं, रिवर नदियाँ बहती हैं, वही लैंड है, ठीक है। और फॉरगोइंग डेजर्ट एरिया, डेजर्ट, फॉरेस्ट, प्लेन्स मैंने मैदान, नदियाँ, जो नदी घाटियाँ हैं, रिवर वैलीज, टेबल लैंड्स फॉर एग्रीकल्चर, और जो एग्रीकल्चर के लिए सही लैंड है वो सब कुछ किस में आता है? लैंड में आता है। और फिर इसके प्रयोग भी ऐसे, हैंस देयर आर द डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। अब ये छोटा सा जो चीज़ है वो आपको पता होनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड लैंड कौन सी होगी। डेंस्ड मैंने होता है जहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं, भाई लोग वहीं ज़्यादा होंगे जहाँ फूड की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी और क्लाइमेट बहुत अच्छी होगी। मतलब जैसे ये पृथ्वी का ये हिस्सा जो है उष्णकटिबंधीय हिस्सा बोलते हैं, ट्रॉपिकल जोन, जो भूमध्य रेखा से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री, ये हिस्सा जो है वो काफ़ी उपजाऊ है और काफ़ी पॉपुलेटेड भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ फूड की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। मैदानों में
आप देखोगे गंगा यमुना के मैदान जो है हमारे, उसमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वहाँ भी फूड की अवेलेबिलिटी है, वाटर है। लद्दाख में जाओगे वहाँ कहीं कहीं बसावट है ही नहीं। अब लैंड के यूज़ क्या है? बहुत सारी चीज़ों के तो बारे में आप जानते हो कि लैंड जैसे खेती के लिए, बिल्डिंग, फॉरेस्ट्री के लिए, माइनिंग, हाउसेस, रोड, सेटिंग अप इंडस्ट्रीज, उद्योग लगाने के लिए हमें लैंड का यूज़ करना पड़ता है। कैन यू लिस्ट आउट ऑफ द डिफरेंट वे इन विच मम्बा एंड पीटर फैमिली यूज़ देयर लैंड? क्या आप लिस्ट बना सकते हो कि मम्बा की फैमिली लैंड का प्रयोग कैसे करती है? वो तो बीन उगाते थे और थोड़ी बहुत चट्टानी रॉक्स थी उनके पास, बकरियां चराते थे उन पर। ये सीप चराने के काम आती है, फैक्ट्री लगाई हुई है उन्होंने, और ग्रासी लैंड है उनके पास। द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाई फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स का मतलब वो फैक्टर जो इन्वायरमेंटली जो उसको प्रभावित करते हैं। जैसे उसकी टोपोग्राफी कैसे, टोपोग्राफी का मतलब है लैंड पहाड़ी है, लैंड रेगिस्तानी है, या उपजाऊ है, या मैदानी है, मतलब किस तरह की लैंड है, ये टोपोग्राफी होती है। सोयल कैसी है, सैंडी है, क्लेली है, या ब्लैक सोयल है, लावे से बनी हुई है, नदियों के पानी के द्वारा बहाकर लाई गई है, मतलब उपजाऊपन भी उतनी होती है ना। क्लाइमेट कैसी है, वहाँ की जलवायु कैसी है, जलवायु हॉट है, कूल है, तटीय क्षेत्र है, मतलब कोस्टल एरियाज़ हैं, समुद्र के नज़दीक है। मिनरल्स, विटामिन्स धरती में कैसे हैं, और वाटर कैसा है, पानी कैसा है, खारा है, मीठा है, खेती के लायक है, पीने लायक है। इस तरह से हर चीज़, जिस तरह से एग्रीकल्चर में ये फैक्टर डिपेंड करते हैं, उसी तरह ह्यूमन लाइफ के लिए भी ये फैक्टर, इन्हीं फैक्टर्स पे जो ह्यूमन लाइफ है वो डिपेंड करती है कि पॉपुलेशन ग्रोथ कहाँ करेगी। और फिर टेक्नोलॉजी, ठीक है, लैंड ऑफ, क्योंकि टेक्नोलॉजी से हम अगर गलत लैंड भी ना उसको भी सही कर सकते हैं, पानी ला सकते हैं। लैंड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। दो तरह की लैंड होती है, ये आप जानते हो। एक प्राइवेट होती है, प्राइवेट लैंड में एक व्यक्ति का होल्ड होता है, और कम्युनिटी लैंड जो होती है जो जिसे सारे लोग प्रयोग करते हैं। जैसे आपके स्कूल, प्लेग्राउंड, सामालाती भूमि, चारगाह, फॉरेस्ट, ये कम्युनिटी की लैंड होती है। प्राइवेट जैसे आपके अपने प्लॉट, मकान, आपकी ज़मीन जिस पर आप खेती करते हैं। प्राइवेट ओन्ड बाय इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के द्वारा होती है, और कम्युनिटी लैंड जो होती है वो पूरी कम्युनिटी की होती है। उसके बाद है कम्युनिटी फॉर कॉमन यूज लाइक कलेक्टिव ऑफ फोडर। फोडर मैंने होता है आपका ईंधन, फ्रूट्स, नट्स और मेडिकल हर्ब्स, जो आपकी दवाइयाँ होती हैं, तुलसी वगैरह के पौधे वैसे लग रहे हो, या कोई जड़ी बूटियाँ, फ्रूट लगे हुए हो, ये आम कम्युनिटी के लिए यूज़ होती हैं। मतलब आम लोग भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, ये किसी विशेष व्यक्ति के अंडर में नहीं होती। दीज कम्युनिटी लैंड आर आल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। ऐसी रिसोर्सेज जो सबके लिए यूजेबल है, सब इसका प्रयोग कर सकते हैं, उसे हम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे गांव में कुआं हो, इस कुएं से पानी सारे भरते हैं, तो ये कॉमन प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर ये किसी के आंगन में है तो वो कॉमन प्रॉपर्टी नहीं है, वो किसी एक व्यक्ति की हो गई। People and their demands are ever growing, but the availability of land is limited. धीरे धीरे जैसे जैसे मनुष्य की पॉपुलेशन बढ़ी तो मकानों के लिए, फूड के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, दुकानों के लिए, रोड, रेलवेज, पता नहीं किस किस चीज़ों के लिए, हज़ारों लाखों चीज़ें जो पृथ्वी पर बन रही है उसके लिए ज़मीन चाहिए। लेकिन ज़मीन तो कम है, ज़मीन तो कम है ना। द क्वालिटी ऑफ लैंड आल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। लेकिन जो लैंड है उसकी क्वालिटी भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न है। पीपल स्टार्ट इनक्रोचिंग द कॉमन लैंड टू बिल्ड अप कमर्शियल एरियाज, हाउसिंग कम्प्लेक्स इन अर्बन एरिया, एंड टू एक्सपेंड द एग्रीकल्चर लैंड इन द रूरल एरिया। जो आम यूज़ कम्युनिटी की भूमि थी उसे अर्बन एरिया में अब क्या करना लगा है, कॉम्प्लेक्स बना दिए। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, शॉप्स होती हैं, हाउसेस हैं, बिल्डिंग बना दिए, कमर्शियल एरिया बना दिए, मतलब वहाँ स्कूल, कॉलेजेस, मार्केट बन गई है। और जो गांव की भूमि है वो एक्सपेंड इसलिए हुई क्योंकि उस पर खेती करनी थी।
टुडे द वास्ट चेंज इन द लैंड यूज पैटर्न आल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंज इन अवर सोसाइटी। और लैंड का यूज हमारी कल्चरल लाइफ को भी इफ़ेक्ट कर रहा है। जैसे अगर आप अर्बन स्टेट में रह रहे हो तो आपको माना जाता है कि आप बहुत धनवान हैं। तो इस तरह से अगर लैंड आपकी उपजाऊ है, ज़्यादा है ज़मीन आपके पास, तो आप एक संपन्न किसान या संपन्न परिवार से आते हैं। लेकिन इसके साथ साथ प्रॉब्लम ये हो गई कि लैंड का डिग्रेडेशन शुरू हो गया, क्षय शुरू हो गया लैंड का, भूमि क्षय। इसका मतलब है कि लैंड खराब होना शुरू हो गई, सीधा सा मतलब ये है। और वो किस कारण से हुई? लैंड डेग्रेडेशन, लैंड स्लाइड। भूमि एक जगह से खिसक कर दूसरी जगह पर फैल रही है। लैंड स्लाइड का मतलब भूमि का टुकड़ा कहीं गिर जाना, स्लाइड हो जाना एक। सेल इरोजन, सोयल इरोजन का मतलब है भूमि की जो उपजाऊ परत है खेतों की, वो बह जाना हवा के कारण, पानी के कारण, ओवर ग्रेजिंग के कारण, फॉरेस्ट के ना होने के कारण। ठीक है, इस तरह से लैंड हमारी क्या हो रही है? खराब हो रही है। टुडे द वास्ट चेंजेस इन द यूज लैंड पैटर्न आल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंज, लैंड डेग्रेडेशन, लैंड स्लाइड्स, सोइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन। भाई डेजर्टिफिकेशन का मतलब होता है रेगिस्तान बढ़ रहा है। रेगिस्तान बढ़ने का मतलब, जैसे आप रेगिस्तान, आपके यहाँ राजस्थान में है ना रेगिस्तान, ये राजस्थान आ गया, गुजरात में है कुछ। पहले यह 5-6 जिलों में रेगिस्तान हुआ करता, अब 13-14 जिलों में रेगिस्तान आ चुका है। तो रेगिस्तान बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट कम हो रहे हैं। फॉरेस्ट की वजह से जो है डेजर्टेशन आता है, डेजर्टिफिकेशन होता है। और द मेजर थ्रेट टू द इन्वायरमेंट, और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है इन्वायरमेंट के लिए, क्योंकि अगर इन्वायरमेंट नहीं बचेगा तो मनुष्य का जीवन भी संभव नहीं है। ये भिन्न भिन्न चीज़ें दिखा रही किस किस के लिए हम यूज़ करते हैं लैंड को। ये शहरी जीवन दिखा दिया इन्होंने, ये जो बिल्कुल ही जो ये मेट्रोपोलियन सिटी, बड़े बड़े सिटीज़ हैं वो हैं। पहले गांव में इतनी झोंपड़ियां होती थी, ऐसे लोग रहते थे। धीरे धीरे ये डेवलपमेंट हुई, कुछ लोगों के पक्के मकान बने, लेकिन चीज़ें अब भी काबू में थी। लेकिन अब तो देखो बिल्डिंग पे बिल्डिंग खड़ी हो गई है। कैसे टाइम के अनुसार जीवन बदल गया। लेकिन लैंड तो वही है ना, लैंड तो नहीं बदलेगी। तो उसके अनुसार हमें लैंड को बचाना भी है। कंजर्वेशन ऑफ द लैंड रिसोर्सेज, हम लैंड को कैसे बचा सकते हैं? सबसे पहले हमें कारण ढूंढने पड़ेंगे कि लैंड के खराब होने के या लैंड पर क्या क्या संकट है। ओवर पॉपुलेशन, एक तो ग्रोइंग पॉपुलेशन बढ़ रही है, हाउसिंग की ज़रूरत पड़ रही है, फूड की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, और जितने भी यूज हैं वह उसके कारण बढ़ रही है। एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड हैज़ लीड टू ए लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड अरेबल लैंड एंड हैज़ क्रिएटेड ए फियर ऑफ लूजिंग दिस नेचर रिसोर्सेज। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन के कारण और बहुत ज़्यादा डिमांड के कारण, और इसके कारण फॉरेस्ट जो एरिया था 33% ज़रूरी है, लेकिन अभी हमारे पास तो 22% ही है। उसके कारण क्यों है? लैंड का जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो हमारा ख़राब होने के, या उसका डेग्रेडेशन, क्षय हो रहा है, वो ख़राब हो रही है, पतन हो रहा है उसका। Therefore the present rate of degradation of land must be checked। इसलिए हमें ये देखना चाहिए कि इतने बड़े स्तर पर अगर भूमि का अपरदन हो रहा है तो इसको कैसे रोका जाए। अफॉरेस्टेशन, लैंड रिकमलेशंस, रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स। एक तो फॉरेस्ट का कमी होना, बहुत ज़्यादा केमिकल, यूरिया वगैरह का प्रयोग करना, फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना, या पेस्टिसाइड जो कीटनाशक दवाएं उनका प्रयोग करना, या ओवर ग्रेजिंग, बहुत ज़्यादा चराई करना। इस वजह से हमारी जो लैंड है वो अब डिग्रेडेशन हो चुकी है, उसकी परतें खराब होती जा रही हैं। सोयल के बारे में पढ़ेंगे। सोयल जो है लैंड के ऊपर का एक पतला सा हिस्सा होता है जो हमारी फूड के लिए ज़रूरी होता है, फूड प्रोड्यूसिंग के लिए। वहीं पर अपनी खेती होती है। अगर इससे नीचे चले जाओगे तो वो जो मिट्टी है वो हमारे किसी भी काम की नहीं है। बस ये पतली सी परत होती है जिस पर पेड़ पौधे उगते हैं।
ग्रोसरी में वेदरिंग क्या है? वेदरिंग का मतलब होता है, देखो ये पहाड़ है, यहाँ से नदी निकली और ये आपने की नदी ने इलाका काट दिया और ये भूमि का ये जो लैंड है वो टूट गई, इसे कहते हैं हम वेदरिंग। द ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ द एक्सपोज रॉक्स, रॉक्स का टूटना टेम्परेचर के कारण, फ्रोस्ट एक्शन मतलब जो उस पर पाला जमा उसके कारण, मतलब पानी के साथ जो भी क्रिया करेगा, केमिकल रिएक्शन होता है ये पानी के साथ, टेम्परेचर के साथ, जितने भी होते हैं प्लांट एनिमल एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण जब जो आपकी रॉक्स हैं वो टूटने लगती हैं, उसे हम वेदरिंग कहते हैं। ओके। सोयल, सोयल एक थीन लेयर होती है, एक मैंने बता दी थी ये grainly substance covering the surface of the earth is called soil. It is closely linked to land. Landforms determined the type of soil. जो लैंड फॉर्म है वो कैसे बनती है, आपकी सोयल कैसी है, और सोयल कैसे बनती है, आपकी रॉक्स कैसी है। आपने 7th में अगर पढ़ा हो तो रॉक्स कैसे बनती हैं। देखो 3 तरह की रॉक्स होती हैं। एक होती हैं आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स, जो पशुओं को पेड़ पौधों के दबने से या मिट्टी के जमाव से बनती हैं। कुछ सैलें ऐसी होती हैं, रॉक्स ऐसी होती हैं जैसे लावे के ठंडे होने से वोल्केनोज फटा और लावा ठंडा हुआ तो वो बन गई, चट्टानें बन गई। अब ये चट्टानें टूटेंगी ना पानी की वजह से, हवा की वजह से, और कहीं और जाके फॉर्मेशन होगी इनकी, जमेंगी, डिपोजिशन होगी इनकी। तो जहाँ डिपोजिशन होगी वहाँ पर सोयल बनेगी। तो सोयल कैसी बनी, जैसी रॉक्स होगी। सोयल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स, विदर्ड रॉक्स एंड फाउंड ऑन द अर्थ। और सोयल कैसे बनती है ये इन्होंने बता दिया कि मिनरल्स जो उसमें होते हैं और जो रॉक्स जिनसे वो टूटकर बनी है। अगर कोई सोयल, जैसे आप देखोगे ये जो भारत का हिस्सा है यहाँ ब्लैक सोयल मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो रॉक्स हैं वो आपकी ज्वालामुखी से बनी हुई, लावा से बनी हुई रॉक्स हैं, इसलिए ये अगन्य सैलों से है। और जो ये धरती बनेगी तो भी वो सोयल भी ब्लैक होगी। दिस हैपन थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, द राइट मिक्स ऑफ द मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक्स द सोयल फर्टाइल्स। इसके साथ साथ जो मिनरल्स और ऑर्गेनिक शामिल होते हैं उसे क्या कहते हैं, वो सोयल को फर्टाइल बनाते हैं। लैंडस्लाइड मैंने आपको बता दिया था पिछले उस चैप्टर में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं डेग्रेडेशन ऑफ सोयल एंड कंजर्वेशन। भाई जिस तरह से हमारे सोयल का टूटने का कारण बनता है ना, सोयल ख़राब होने के, वही अगर हम रोक दे तो वही कंजर्वेशन के तरीके हैं, बचाने के तरीके। हम बचा कैसे सकते हैं? टूटती क्यों है? डिफोर्टेशन के कारण, मतलब फॉरेस्ट ख़त्म हुए इसलिए टूटी ना, तो फॉरेस्ट लगाने पड़ेंगे, ठीक है। फिर हमें कुछ बैरियर कंटूर बनाने पड़ेंगे, ये बैरियर कंटूर या रॉक डैम्स बनाने पड़ेंगे। जैसे आप देखोगे ये ज़मीन होती है तो ये इस तरह से डोल सी बना दी जाती है ना, इसे हम कंटूर कहते हैं, ताकि पानी जो है अंदर ही रहे ज़मीन के अंदर। चारों ओर बाड़ सी बना दी जाती है ना, ऊंची ऊंची टिल्ली सी बना दी जाती है चारों तरफ, ताकि जो पानी आए तो उसके अंदर ही रहे, पानी बहे ना, ऊपरी परत को बहाकर ना लेके जाए। और दूसरी बात है कि हमें फॉरेस्ट लगाने चाहिए और ग्रेजिंग को कम करना चाहिए। केमिकल और जो पेस्टिसाइड है इसका प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। केमिकल और फर्टिलाइज़र से मिट्टी टूटती नहीं है, बहती नहीं है, लेकिन वो ख़राब हो जाती है। सेम जैसे समस्याएं उससे आ जाती हैं, वो बैरन हो जाती है, उसमें अम्ल क्षार जो है वो बढ़ जाते हैं, जिसके कारण वो फूड एक्टिविटीज़ के लिए सही नहीं होती। ये कुछ तरीके दिए हुए हैं भाई, ये देखो, ये टेरेंच फार्मिंग है, ये पहाड़ों पर होती है। इस तरह से ऐसे वो बना दी जाती है, टेरेंस बना दिए जाते हैं ताकि जो पानी है वो धीरे धीरे बहे। ये कंटूर है, यहाँ भी पट्टियाँ सी बना दी जाती हैं खेत में, जैसे हल जोतते हुए,
और ये शेल्टर बेल्ट, ये पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं। पेड़ पौधे की जड़ें जो है वो मिट्टी को जो जोड़ के रखती है, मिट्टी को एक सपोर्ट मिलता है, इस वजह से ये बहती नहीं है। और पेड़ पौधे हवा की जो बहाव है ना उसको भी तो कम करते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे। थैंक यू।